नमस्कार मित्रों। संस्कृति संवाद में आज ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनका जीवन खुली किताब की तरह था, जिनके जीवन के सबसे बड़े गुण मानवीयता, निस्वार्थ सेवा, त्याग और उच्च नैतिक मूल्यवत्ता हैं। जी हाँ, वे हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें गांधी जी बड़े भाई कहते थे और उनके बारे में उनका कथन सभी को पता है। वो कहते थे कि मैं मालवीय जी को सबसे बड़ा देशभक्त मानता हूँ, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। मालवीय जी की बात करने से पहले मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपने यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे के प्रति पहले कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण जगाया। तेजस्वी मालवीय जी गरीब परिवार में जन्मे थे। आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने अध्यापक की नौकरी ले ली, लेकिन 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उससे उनके जीवन की राह बदल गई। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में अपने गुरु आदित्य राय भट्टाचार्य के कहने पर प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रस्ताव के समर्थन में 25 वर्षीय युवा मालवीय ने धारा प्रवाह वक्तव्य दिया। उसका एक वाक्य सबके हृदय में बस गया कि यदि भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स भी नहीं। वह वक्तव्य सुनकर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कहा, इस नवयुवक की वाणी में भारत माता मुखर हो रही है। इसी के साथ मालवीय जी की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। वे निस्वार्थ सेवा करते थे और इसीलिए वह निडर थे। उनके साहस के कई किस्से हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व जिस तरह से बना है, उसमें निस्वार्थ सेवा, मानवीयता और इसी के लिए उनकी निडरता भी साथ में कार्य करती थी। एक दो उदाहरण इसके संदर्भ में हमें जानने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को यह जनरल डायर के माध्यम से जो गोलियां चली, उसमें 1000 से ज्यादा भारतीयों को गोली लगी। उस वातावरण में कोई भी वहां जाना से बचता था। तुरंत मालवीय जी अमृतसर के लिए रवाना हुए, लेकिन अंबाला स्टेशन पर उन्हें रोका गया। गाड़ी में कहा गया कि आप अमृतसर नहीं जाइए, लेकिन तुरंत उनका जवाब था कि आज तक जब तक मुझे गिरफ्तार करके गाड़ी से नहीं निकाल दिया जाएगा, न तो मैं गाड़ी से उतरूंगा और न वापस जाऊंगा। सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा सकी और वे अमृतसर पहुंचे और घर घर जाकर उन्होंने मृतकों की सूची बनाई। दूसरा एक और जो संदर्भ हमें जानना चाहिए वो है असहयोग आंदोलन का। हम जानते हैं कि गांधी जी और स्वाधीनता आंदोलन को अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन मालवीय जी की देशभक्ति में भावुकता नहीं थी। विवेक और तर्क शक्ति का उपयोग करके वे निर्णय लेते थे, और जब वो निर्णय लेते थे
उसमें फिर पीछे नहीं हटते थे। गांधी जी के प्रति भी उनका समर्पण छिपा नहीं है, लेकिन जब गांधी जी ने के द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई और उसके एक कार्यक्रम के तहत शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया, इसके कारण छात्र सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने लगे। इस परिवेश में जब भारतीय राजनीति में गांधी जी का सूर्य पूरी तरह तप रहा था, मालवीय जी ने शिक्षा के बहिष्कार का खुलकर विरोध किया और उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि यूनिवर्सिटी मत छोड़िए, जो कुछ हमारी शक्ति में है स्वराज्य के साधन में लगाइए, विश्वविद्यालय में जो मौजूद है उन्हें रहने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वे स्वराज्य के पथ से अलग हो रहे थे या असहयोग आंदोलन के साथ नहीं थे, उन्होंने उसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने छात्रों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एक अलग तरह का है, इसलिए उनकी देशभक्ति को जानने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए हमारे मापदंडों में थोड़ा सा बदलाव आवश्यक है। उनकी देशभक्ति, जैसे मैंने कहा कि उनकी देशभक्ति के मापदंड अलग हो सकते हैं। वे अहिंसा में विश्वास करने के साथ साथ युवा रोष के कारणों को जानने के का आग्रह भी करते थे। इसलिए बहुत बार ऐसा लगता था कि वे क्रांतिकारियों के पक्षधर हैं। लेकिन वह अपनी बात को बहुत ही विशिष्टता से कहने का आग्रह करते थे। इसके मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1917 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शिमला की बैठक चल रही थी, जिसके वे सदस्य थे, और उसमें प्रथम विश्व युद्ध में के भारतीय सेना की वीरता को गौरवान्वित करने के लिए वे बोल रहे थे। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बीमार हो जाने के कारण पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वे मालवीय जी को निरंतर टोकते जा रहे थे। मालवीय जी ने विनम्रता से उन्हें अपनी बात पूरी करने का निवेदन किया, तो इस पर माइकल ओडायर ने उन्हें बैठ जाने की आज्ञा दी। इस पर मालवीय जी क्षुब्ध हो गए और कहा कि अब मैं अपनी बात जनता के सामने ही कहूंगा, और उन्होंने उस बैठक से बाहर निकल गए। इसका परिणाम क्या हुआ? ये बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन जैसे ही इसका पता चला, ये पूरी तरह बिजली की तरह चारों तरफ ये बात फैल गई और वे अभी इलाहाबाद पहुंच ही नहीं पाए थे। की अंग्रेज सरकार हिल उठी और ब्रिटेन की सरकार भी दहल उठी। मालवीय जी यहां तक कि जब माइकल ओडायर को यह घोषणा करनी पड़ी कि प्रतिज्ञा पालन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भारत मंत्री को भारतीयों के स्वशासन के दायित्व की चर्चा करने के लिए भारत भेजा। ये दो उदाहरण ऐसे हैं कि एक शांत, समर्पित देशभक्त का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यह इन उदाहरणों से जाना जा सकता है। एक और उदाहरण निर्भीकता का अगर हम देखें तो चौरी चौरा कांड है, जिसमें एक पुलिस थाने को जला देने से जो सिपाही उसमें जलकर मर गए थे, उस पर बहुत से लोगों पर मुकदमा चला और उसमें 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन अभियुक्तों के बारे में कोई भी कोर्ट में लड़ने का साहस नहीं दिखा रहा था। ऐसे में 1913 में न्यायालय में जाना बंद कर देने वाले मालवीय जी ने फिर से वकील का चोंगा पहना और उन 172 अभियुक्तों की पैरवी की। उस पैरवी में उन्होंने जिस तरह के तर्क दिए,
जिस तरह से उस प्रस्तुत किया, उससे जज ने भी उनका सम्मान किया और उसके परिणाम से 156 लोगों को उन्होंने फांसी से बचा लिया। यह मालवीय जी की एक बहुत बड़ी सफलता ही नहीं मानी जाएगी। देश के प्रति उनका ये समर्पण भाव था कि उन्होंने ऐसे भी कई उदाहरण मिलेंगे जहां मालवीय जी ने, जिनका विरोध किया गया सरकार ने, जिनको देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया या जिनको देशद्रोही माना गया, उनके परिवारों को आर्थिक मदद मालवीय जी के द्वारा पहुंचाई गई और इसीलिए क्रांतिकारियों के मन में भी मालवीय जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव था। मालवीय जी के विचारों में व्यापकता और विविधता है, लेकिन उनके जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला, देश की स्वतंत्रता के प्रति समर्पण। दूसरा, राष्ट्र गौरव के प्रति सजगता। और तीसरा, जनता की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास। हम जानते हैं कि इसके लिए शिक्षा और उसमें भी भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रति उनका रुझान था और उन्होंने अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति शिक्षा के विकास में लगा दी। गौरी पाठशाला और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थाओं की नींव रखी। यह संस्था अपने में, जिसको हम भारतीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, 4 फरवरी 1916 में उसकी नींव रखी गई और वे मानते थे कि शिक्षा में ही वह सत्य है कि वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का विकास करती है। यह एक अलग तरह का विश्वविद्यालय बना। हम सब जानते हैं कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 3 विश्वविद्यालयों को 1857 में स्थापना उनकी की थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने में विशिष्ट था और उसका एक उदाहरण ये है कि इस निर्भीक व्यक्तित्व ने विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग प्रारंभ किया था और जिसमें स्वतंत्रता के सन 1930 के आसपास इस विभाग की स्थापना हुई और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाता था। भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन होता था। यह अपने में विशिष्ट बात थी और हम जानते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिस तरह से भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों के संगम को और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है, वैसा अपने में विशिष्ट है। सरकार की नीतियों के साथ वह जिस ढंग से उनका प्रतिपक्ष रखते थे, वह बहुत ही अलग तरह का था और इसी कारण उनकी बात बहुत गंभीरता से ली जाती थी। वे हिंदी आंदोलन के भी प्रणेता थे और इसका उदाहरण 1898 में दिखाई देता है। इससे पहले हम जानते हैं कि सरकारी कचहरी कार्यालयों में फारसी और अंग्रेजी का वर्चस्व था, जिसको संयुक्त प्रांत कहते हैं उत्तर प्रदेश, उसमें भी यही स्थिति थी। मालवीय जी ने 1898 में पैरवी की और उन कचहरियों में, कार्यालयों में ये बताया कि नागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक लोगों में वह जागृति नहीं आएगी और सन 1900 में उनकी ये मांग मानी गई। यह हिंदी आंदोलन के प्रणेता के रूप में उनका इतिहास में नाम हमेशा रहेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी और संस्कृत के पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की और इसके लिए उन्होंने गणमान्य विद्वानों को आमंत्रित किया। श्याम सुंदर दास,
पंडित रामचंद्र शुक्ल, हरियोध, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान को उन्होंने बुलाया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो वह उनके घर गए और नागरी प्रचारणी सभा के अतिरिक्त उन्हें विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया और दोनों संस्थाओं में उनकी सेवा ली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी के प्रति, राष्ट्र के प्रति इस संत का जो प्रदान है वह अपने में अभी मूल्यांकन की राह पर है, उसे देखना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं उनमें महामना के स्वप्नों को साकार करने की स्थिति है और उस तरफ बहुत ही जल्दी आशास्पद परिणाम दिखाई देंगे। मैं इस देशभक्त को सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।